वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम क्लास 12th की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री नॉर्मल केमिस्ट्री से इजी है और इसकी बुक में नोट्स भी इजी वे में लिखे हुए हैं, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको और ज़्यादा इजी बना सकें। तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय तथा मृदा का निर्माण, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मृदा के बारे में। भाई मृदा जो है उसको इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा में हुई है। लैटिन भाषा की सोलम शब्द से हुई है। सोलम शब्द का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है फर्श या फिर क्या हो जाता है फ्लोर। इसकी जो परिभाषा होती है वो कहा जाता है कि जो मृदा है वो एक प्राकृतिक पिंड होता है। प्राकृतिक पिंड होता है प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल से विकसित होता है। बलों के प्रभाव से, या फिर ये लिख देते हैं प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुए। मृदा जो होता है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक पिंड होता है। प्रकृति के द्वारा इसका निर्माण होता है। यह जीवन के लिए जितने भी आवश्यक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ है उसका मिश्रण होता है। तो यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है मृदा के बारे में कि मृदा क्या होता है और मृदा की परिभाषा क्या होती है। तो मृदा जो है वो क्या होता है, लैटिन शब्द से मिला कर बना होता है। लैटिन जो सॉइल की उत्पत्ति है वो सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। जो मृदा होती है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होता है। जो मृदा होती है ये, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे जीवन, पेड़ पौधों के जीवन के लिए जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ये एक मिश्रण होता है। मृदा की उत्पत्ति तथा परिभाषा के बाद अगला टॉपिक होगा हमारा मृदा के कार्य। तो मृदा के कार्य में क्या होगा, सबसे पहले ये जो होता है पादप वृद्धि के लिए जो मृदा होती है वो क्या करता है, एक माध्यम का कार्य करता है। क्योंकि हमें पता है हम खाद है, हुमस वगैरह है, यूरिया कंपोस्ट जो भी हम वो किस में डालते हैं, मिट्टी में। तो वो पोषक तत्व किसको मिलते हैं, पौधों को मिलते हैं, और पौधों की क्या होती है, वृद्धि में सहायक होता है। तो हम इमारतों का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उन सभी में भी क्या होता है, मिट्टी का यूज होता है। अगला हमारा होता है कि जितने भी हमें पादपों को खनिज लवण है, पोषक तत्व है, जल है, इन सब की आपूर्ति पेड़ पौधों को जो है वो किसके द्वारा होती है, मृदा के द्वारा होती हैं। अगला कार्य है कि जितने भी जीव हैं, आपको देखा होगा छोटे मोटे जो जीव होते हैं वो सारे किस में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो कुछ जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके लिए मिट्टी किसका काम करती है, घर का काम भी करता है। तो पहला क्या हो जाएगा, पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करता है, क्योंकि जितने भी खाद, यूरिया कंपोस्ट जो भी हम किस में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी के थ्रू ये पादप क्या करते हैं, जो होते हैं पोषक तत्व पादपों को मिलते हैं। अगला है कि पादप में जल, खनिज लवण, पोषक तत्व इन सभी की आपूर्ति है, उसको नियंत्रण कम ज़्यादा जो भी हो किसके द्वारा होता है, मिट्टी से होता है। विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का कार्य करता है। इमारत निर्माण, सड़क है, भवन है,
इन सभी के निर्माण में भी किसका यूज होता है, मृदा या मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब जो है मृदा का अध्ययन करने के लिए हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, पहला है पेडोलॉजी और दूसरा है मृदा शास्त्र। पेडोलॉजी में कहा गया है कि जो मृदा होता है वो एक प्राकृतिक पिंड है, इसको मानव द्वारा नहीं बनाया गया, जबकि ये प्रकृति के अंदर पहले से निर्मित होता है। जबकि जो मृदा शास्त्र है कि इसके अंदर जो मृदा का अध्ययन है वो पादपों से रिलेटेड किया गया है। पादप समुदाय से रिलेटेड जो मृदा का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, मृदा शास्त्र कहलाता है। जो पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना गया है। तो जो मृदा का अध्ययन है वो किसके थ्रू किया जाता है, पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र के द्वारा मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मृदा की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मृदा की विशेषताएं। तो सबसे पहले जो मृदा की उत्पत्ति है वो विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टूटने से या फिर जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। अगली विशेषता ये है कि हमने कहा मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, पर ये मिट्टी क्या होती है, हवा, आंधी, तूफान, इनके थ्रू क्या होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, इसलिए इसको एक गतिशील पिंड भी माना गया है। मृदा को एक जीवित की संज्ञा दी गई है क्योंकि जिस प्रकार से जीवित पदार्थों का विकास धीरे धीरे होता है उसी प्रकार मृदा का विकास भी जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो मृदा एक प्रकार से क्या होता है, जीवित पिंड होता है, क्योंकि जीवित पदार्थों के समान इनका भी क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। ये जो है विनाशकारी चट्टान वगैरह टूटने से, आंधी, उनसे भी होता है। कुछ पदार्थों के जुड़ने से भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि मृदा का निर्माण होता है। तो इनकी विशेषता हो गई कि मृदा की उत्पत्ति पैतृक पदार्थों या फिर चट्टानों से होता है। इसको एक गतिशील प्राकृतिक पिंड माना गया है। यह विभिन्न स्तरों में विभाजित होता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी के अलग अलग विभाजन कैसे हुआ, मिट्टी का मृदा का निर्माण कैसे हुआ था। यह विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रम से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये एक जीवित पिंड की तरह ही होता है। इनका विकास भी जीवित पदार्थों की तरह धीरे धीरे होता है। तो अब है जो मृदा है वो पादप पदार्थों की वृद्धि के लिए कारक और माध्यम दोनों का काम करता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे और किस तरीके से पौधों की वृद्धि के लिए कैसी दशाएं उपलब्ध कराता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मृदा है वो पादप वृद्धि के लिए क्या होता है, एक माध्यम का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मृदा होता है वो पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम का काम करता है। अब जिसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहला है जलवायु, तापमान में जो अंतर आता है, जो ऋतुएं आती हैं उसके हिसाब से भी मृदा के ऊपर क्या होता है, फर्क पड़ता है। मृदीय कारक जैसे उसके भौतिक है, रासायनिक है, इन सभी गुणों का भी उस पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के द्वारा भी जो है वो क्या होता है, मृदा के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे, जलवायु, मृदीय कारक और जीव जंतु, तापमान, भौतिक, रासायनिक, इन सभी दशाओं की वजह से भी जो है मृदा पर फर्क पड़ता है। और मृदा की वजह से उसकी पेड़ पौधों की वृद्धि पर भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। अब पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी, यानी कौन कौन सी चीज़ें होनी जरूरी होती है। तो पहला है आवश्यक खाद्य तत्व। तो उस मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो विभिन्न प्रकार के तत्वों का होना जरूरी होता है जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम करता है। अगला होता है हमारा जल, कि जो मृदा का जो प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है, जल होता है। ये जल क्या करता है, पौधों की वृद्धि है, कोशिकाओं का विभाजन करने के लिए, उन सभी के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर पेड़ पौधों में पानी की कमी हो जाती है तो मिट्टी सूख जाएगी, जिससे उनमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा, कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा तो पेड़ पौधों के अंदर वृद्धि नहीं होगा। जड़ों के लिए ऑक्सीजन, आपको पता है पेड़ पौधे श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर मिट्टी में अच्छी मात्रा में पानी, ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो जड़ों को क्या होगा, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगा, जिससे पेड़ पौधे श्वसन क्रिया को आसानी से कर सकता है। और ये जो होता है यांत्रिक आधार भी प्रदान करता है। जड़ें वगैरह जो होती है उनकी, भाई पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो है जड़ों का क्या होना जरूरत होता है, मजबूती होनी जरूरी होती है। तो जो मृदा होती है इस पेड़ पौधों की जड़ों के विकास के लिए भी क्या होता है, सहायक होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए कौन कौन सी आवश्यक, एक तो उस मिट्टी में क्या होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के आवश्यक खाद्य तत्व होने चाहिए,
उसमें पानी की उचित मात्रा होनी चाहिए, जड़ों और श्वसन के लिए उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो होनी चाहिए, वो यांत्रिक आधार प्रदान करने वाली दशाएं होनी चाहिए। तो ये होते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक। और कौन कौन सी दशाएं जो होती हैं जो मृदा में होनी चाहिए जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा मृदा के अवयव। मृदा में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो अब देखिए मृदा में जो होते हैं वो दो प्रकार के अवयव होते हैं। पहला होता है ठोस अवयव। मृदा अवयव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ठोस और दूसरा है रंध्रावकाश। दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। ठोस पदार्थ 50% होते हैं और रंध्रावकाश भी क्या होते हैं 50% होता है। ठोस को भी वापस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, खनिज पदार्थ और दूसरा हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें खनिज पदार्थ जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। 45% खनिज पदार्थ होते हैं, लेकिन इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जो है वो 5% ही होते हैं। रंध्रावकाश भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर होता है जल और वायु। जल भी जो होता है वो 25% होता है और इसके अंदर वायु जो है वो भी कितना होता है 25% होता है। तो आप इसको इस चार्ट रूप में भी लिख सकते हैं और हम इसको डायग्रामेटिक भी समझा सकते हैं। हमने एक मृदा का पूरा अवयव बनाया है जिसमें हमने 45% खनिज पदार्थ को ले लिया, 5% हमने कार्बनिक पदार्थ को ले लिया, 25% हमने वायु ले ली और 25% ही हमारे क्या हो गए जल हो गए। तो जल और वायु मिलके तो क्या बनाते हैं रंध्रावकाश बनता है। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं ठोस अवस्था के अंदर होते हैं। जो खनिज पदार्थ का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय से होते हैं। इसके अंदर हमारे पास सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ये सभी जो होते हैं इस मृदा के अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि जो कार्बनिक पदार्थ हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो मृत पार्ट होता है उसके सड़ने गलने से जो बनता है वो क्या कहलाता है हुमस या फिर क्या कहलाता है कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। ये पौधों की मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसके पोषण के लिए आवश्यक अवयव होता है। दूसरा पार्ट है हमारा रंध्रावकाश जो कि 50% होता है। इसके अंदर जल और क्या होता है वायु होती है। अब जो जल है ये क्या करता है मृदा को पोषण देने का काम करता है, जबकि जो वायु है इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। पर यहाँ पर जो मृदा में है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ अधिक होती है और ये जो इसके अंदर जो गैसें होती हैं वो असमान रूप से वितरित होती है। इसमें फिक्स नहीं है कि भाई इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो मृदा के अवयव को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले ठोस पदार्थ के रूप में और दूसरा होता है रंध्रावकाश के रूप में। फिर ठोस को पुनः दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, पहला है खनिज पदार्थ और दूसरा हो जाएगा हमारा कार्बनिक पदार्थ। जो खनिज पदार्थ है वो हमने कहा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होते हैं। खनिज के अंदर जो है वो हो जाएगा सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ये जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं। ये 45% होते हैं। इसके अंदर 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ या हुमस का जो निर्माण है वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मृत पदार्थ के सड़ने गलने से जो होता है वो मिलता है। ये मृदा की उत्पादकता उसके पोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। रंध्रावकाश को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जल और वायु। जल जो है वो पेड़ पौधे जड़ों को पोषण देने का काम करता है। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों के जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम आती है, जबकि श्वसन के अंदर कौन काम आती है ऑक्सीजन काम आती है। तो मृदा के अंदर वायु भी होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। तो मृदा अवयव चाहे आप इसको चार्ट वे में समझा सकते हो और इसको डायग्रामेटिक वे में भी समझाया जा सकता है। इसको भी समझा सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। यहाँ पर जो ये मिट्टी होती है ये वाली जो मिट्टी है ये वाली मिट्टी कहलाएगी पृष्ठ मृदा और इस पृष्ठ मृदा के जो नीचे की ओर पाई जाती है ये वाली कहलाएगी अवमृदा। तो जो सबसे ऊपर की जो परत होती है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, जिस पर पेड़ पौधे लगे होते हैं वह तो कहलाएगी पृष्ठ मृदा।
और पृष्ठ मृदा की जो नीचे वाली परत होती है मृदा की, वो कहलाती है अवमृदा। तो ये वाली जो मृदा होती है, ये वाली मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा रंग होता है। ये कम उपजाऊ होती है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो परत होती है इसके ऊपर ये उपजाऊ होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से, रंध्र अवकाश होने की वजह से इसमें गैसों का जो आदान प्रदान है वो भी क्या होता है, आसानी से होता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर नीचे जो होते हैं मिट्टी के कण क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो जहाँ गैसों का आदान प्रदान होगा वहाँ पर धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी, वहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी, और हुमस की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। जबकि ये नीचे की ओर होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से ना तो इसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे कम हो, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कम होगी, और इसमें धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो जहाँ उपजाऊपन होगा वहाँ पर क्या हो, छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से इसमें सूक्ष्म जीव जो है वो अधिक क्रियाशील होंगे, तो वो उसको सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। जबकि नीचे की ओर मिट्टी में छोटे छिद्र कम पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जो है वो कम उपजाऊ या कम क्रियाशील रहते हैं। तो अवमृदा जो है वो कम उपजाऊ होती है, क्योंकि ना तो उसके अंदर हुमस की मात्रा होती है, ना उसमें किसी पोषक तत्वों की मात्रा भी कम होती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी जो है वो कम होती है। तो पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर हो गया कि ऊपरी परत जहाँ कृषि करते हैं वो पृष्ठ मृदा के नीचे जो पाई जाती है वो अवमृदा। इसके अंदर छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होने की वजह से गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है, जबकि इसके अंदर आसानी से नहीं होता है। ये उपजाऊ होने की वजह से इसका गहरा भूरा रंग होता है, ये कम उपजाऊ होने की वजह से इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होती है। इसमें जो धनायन है उसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक पाई जाएगी, इसमें धनायन विनिमय क्षमता कम पाई जाती है। इसमें हुमस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि इसके अंदर कम होती है। इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बताई दी, इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, जबकि इसके अंदर पोषक तत्व कम होते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।